दरगाह तोड़ दिए। मैंने कहा कि औरंगजेब की दरगाह भी तोड़ने की बात कर दें, उनकी कब्र। एक साथी ने कहा कि आपको कैसे लगते, औरंगजेब को आप कैसा मानते? मैंने कहा पवित्र मान, नेक आदमी थे। मैं अंदर नहीं आया, मराठी चैनल के ऊपर हेडलाइन शुरू हो गई। आज दोबारा बोल रहा हूं कि जो बयान दिया बाहर उसके ऊपर आज भी कायम है। करने का क्या हो राजधानी, राजधानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं समझता हूँ कि जब तक लाठी उठती नहीं है तब तक के बचाव नहीं हो पाता है। ये हुकूमत की तरफ से जो लाठी उठी है, तो अब शायद कि हम लोग उसके बाद जाग गए हैं। और कहते हैं कि हर शर के बाद एक खैर जरूर आता है। तो ये जो शर आया है ये खैर लेकर आया है। तो यूं समझ लीजिए कि अब तक के हम लोग सोए थे, अब बेदार हो चुके हैं। और इस बेदारी के लिए सबसे ज्यादा मुबारकबाद के हकदार अगर कोई है, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान खामोश था इस मामले में कि कागजात वगैरह मसाजिद के, मदारिस के और जो वक्फ की जमीनें हैं उनको दुरुस्त किए जाएं। एक आवाज बॉम्बे की सरजमीन से उठी थी और दूसरी आवाज अगर उसके बाद उठी है तो मालेगांव की सरजमीन से उठी है। तो इसके लिए काबिल मुबारकबाद है मोहतरम आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और मोहतरम आली जनाब मुस्तकीम डिग्नेटी साहब के इन लोगों ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। हालांकि इक्तदार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अपने पावर का इस्तेमाल इन्होंने किया है उसके लिए हम लोग मुबारकबाद देते हैं। और अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे। और जिस तरीके से ये एक कारवां चल पड़ा है, ये सिर्फ शायद 5 अजला पर जो है मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस थी, आगे भी बढ़कर ये जो है ये मामला चलता रहे। अल्लाह पाक आपका आना हम सब का यहाँ पर जमा होना कबूल फरमाए। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और यहाँ पर जितने भी माहिरीन कानूनदा हजरत आए और उन लोगों ने हमारी रहनुमाई की, उन सब का भी अहलियान मालेगांव की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ीन शहर व इलाक़ा व ख़ित्ता और हाज़रीन मजलिस, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बड़ी अहम है कि इसमें 5 अज़ला के अहम ज़िम्मेदार समाजी कारकुनान और मसाजिद और मदारिस से जुड़े हुए अफराद जमा हैं। और ये भी बड़ी अहम बात है कि ऐसी कानूनी और खुश्क बातें इतने ध्यान, तवज्जो और अहमियत के साथ लोग सुन रहे हैं। ये आपकी इन मौज़ूआत से दिलचस्पी की निशानी है। यहाँ पर कानूनी मालूमात फ़राहम की गई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़, और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम, बहुत ही काबिल अमल बातें यहाँ सामने आई हैं। ये गुजारिश करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप सब अपनी अपनी सतह पर इन कानूनी मालूमात की रोशनी में मसाजिद को, मदारिस को, वक्फ जायदादों को, तालीमी इदारों को मज़बूत बनाने की कोशिश करें। यकीनन आज की इस कॉन्फ्रेंस से आपको मालूमात मिली है, लेकिन याद रखिए
इल्म और इरादा बुनियाद फराहम करते हैं, काम तो इक़दाम व अमल से बनता है। यहाँ से जाने के बाद ज़मीनी सतह पर आप लोगों को मेहनत करनी होगी और जान तोड़ मेहनत करनी होगी। हमारे शहर के एक शायर अदीब मालेगावी ने कहा था, एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फ़रोज़ा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है। तो इक़दाम व अमल की राह पर हमको और आपको चलना होगा ताकि इस मुल्क में हम इज़्ज़त के साथ सर उठाकर जी सकें। यकीनन हालात मुश्किल हैं, लेकिन इस बात को जहन में रखिए कि मसाइल चाहे जितने पेचीदा हों, कानूनी हो या लाकानूनी हो, अगर हम अज़्म और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल न हो सके। कहने वाले ने कहा था, मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान लें कि ख़ुद भी सलामत रह नहीं सकते। हज़रात गिरामी, यहाँ कानूनी बातें अर्ज़ की गई हैं और ये बहुत अहम हैं। इनको फैलाना, पहुँचाना, लोगों तक इनकी तरसील ज़रूरी है। लेकिन ये भी न भूलिए कि मसला इस मुल्क में सिर्फ़ कानून का नहीं है, लाकानूनियत का भी है। कानून का जो मसला होगा, आप कागजात की बुनियाद पर, आप कानून की बुनियाद पर, आप डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर उसको हल कर सकेंगे। लेकिन जहाँ लोग और वो लोग जो कानून के हिफाजत का दावा करते हैं, अगर वही लाकानूनियत की राह पर चलने लगे तो उस वक्त आपके लिए लाहे अमल और हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि बजाय आफ़ियत गाहों की तलाश करने के, आप जुरत व हिम्मत और अज़्म व अज़ीमत के साथ उस लाकानूनियत का रास्ता रोकिए। हमेशा याद रखिए, जो कौम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती है वो हमेशा लाशें उठाया करती है। अगर हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और कासे गदाई लेकर दर दर पर जाएंगे, कोई हमारा पुरसान हाल नहीं होगा। आज हालत ये है कि अभी वक्फ एक्ट 2025 ज़मीनी सतह पर नाफिज नहीं हुआ, लेकिन उसी कानून को बुनियाद बनाकर मदारिस पर कार्रवाई, मसाजिद पर कार्रवाई जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो ये जो कार्रवाई है, ये कानून है या लाकानूनियत, इसका फैसला करना होगा। और ये भी समझना होगा कि मैदान में शिकस्त खा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी कौम का शिकस्त हौसला हो जाना ये ख़तरनाक चीज़ है। अभी मैं गया हुआ था यूपी, मालूम हुआ कि सिर्फ एक ज़िले में ईद के बाद से लेकर बकरीद से पहले तक 2 महीने की मुद्दत में 25 मदारिस पर बिल्डोज़र चला दिया गया। और दर्दनाक बात जो आपको सुनानी है वो ये कि 2 मदरसे ऐसे कि जहां कानूनी नोटिस दी गई और वो लोग मदरसा चलाने वाले इतने खौफजदा हुए कि लोग क्या उनका मदरसा तोड़ते, उन्होंने अपने हाथ से मदरसे को मुनहदिम कर दिया। अभी यहाँ पूना की बात हो रही थी, पूना में हाजिर हुआ, वहाँ की मज़ाफ़ात की 2 आबादियों में इसी तरह का खौफ का माहौल बनाया गया और 2 मस्जिदों को मुसलमानों ने अपने हाथ से शहीद कर दिए। ये सच्चाई है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते। और हमें इस वक्त जहां कानूनी एतबार से अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की बात करनी चाहिए, उसी के साथ साथ
हमें ये बात भी कहनी चाहिए कि मुसलमान पस्त हौसला न हो, मुसलमान अपने आप को खौफ व हिरास के माहौल का शिकार बनाकर लोगों के आगे सर झुकाने वाले न बने। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हम उनकी औलाद नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की जेल के डर से माफ़ीनामे दाखिल करके अपने आप को खुलासी, नजात और छुटकारे की राह पर रखा। हम उनकी औलाद हैं। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम लेवा हैं कि जो सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। ये तारीख़ हमें याद रखनी होगी और अपनी कौम को बार बार याद दिलानी होगी। यहाँ बहुत सारे मसाइल पर कानूनी बात हुई, वक्फ पर भी बात की गई। मेरे आने से पहले भी उस मौजू पर गुफ्तगू हुई होगी। इस वक्त वक्फ एक्ट 2025 सबसे ज़्यादा संगीन मसला है। पहले ये होता था कि कोई एक कानून लाया गया, कोई एक चीज़ उससे मुतासिर हुई, लेकिन ये वक्फ एक्ट ऐसा है कि एक कानून है जो दसियों जगह हमें मुतासिर कर रहा है और परेशान कर रहा है। ये न समझिए कि 2-4 एकड़ ज़मीन का मामला है या 200-400 एकड़ ज़मीन का मामला है। ये वक्फ एक्ट 2025 ऐसा ख़तरनाक है कि इसके नाफिजुल अमल होने के बाद मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, यतीम खाने, आशूर खाने, दरगाहें, खानकाहें, हमारे तालीमी, समाजी, रिफाही इदारे सब मारज़ ख़तर में आ जाएंगे। आज जो लोग ये समझ कर के जब वक्त आएगा देखा जाएगा अपनी आफियत गाहों में छुपे बैठे हैं, याद रखें कि जब मुश्किल वक्त आएगा ना आप बाकी रहेंगे ना आपकी आफियत गाहें बाकी रहेंगी। आपको आज मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग की तरह अगर हम रेत में सर छुपा लें और समझें कि तूफ़ान नहीं आया है, इससे बड़ी खुशफहमी और कोई नहीं हो सकती। वक्फ एक्ट मज़हब के ख़िलाफ़ है, वक्फ एक्ट दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये वक्फ का कानून दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। क्या हमारा दस्तूर ये नहीं कहता कि किसी भी इंसान को किसी मज़हब पर चलने की, उसकी तबलीग और नशर व इशाअत की आज़ादी है? क्या हमारे दस्तूर में ये नहीं है कि किसी भी शख्स के साथ मज़हब की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं की जा सकती? लेकिन इस कानून के ज़रिए तफरीक की जा रही है। इस कानून के ज़रिए मज़हब में मुदाखलत है। एक हमारे मिनिस्टर ने एक पार्लियामेंट में कह दिया कि वक्फ का मामला धार्मिक नहीं है, ये मैनेजमेंट का मामला है। कैसे मैनेजमेंट का मामला है? वक्फ खालिस मजहबी और शरई चीज़ है। हाँ, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट का मामला है। वक्फ एक्ट जो बनाया गया है वो मैनेजमेंट का मामला है, वो कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन वक्फ का मामला तो खालिस मजहबी है और इसमें मुदाखलत हो रही है। आप कह रहे हैं कि कोई वक्फ करने वाला होगा जब तक वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान न हो वक्फ नहीं कर सकता है। प्रैक्टिसिंग मुसलमान की शर्त लगाई गई है। हमारे सब माहिरीन कानून हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान की डिफिनेशन ज़रा बता दीजिए। ये बता दें या कलेक्टर बता दें या जज हजरात बता दें कि इसका क्या मतलब है। कोई डेफिनेशन नहीं है बाअमल मुसलमान की। लिख दिया गया कानून में कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है। भाई साहब, कलेक्टर कैसे तय करेगा कि ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? आप सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे कि ये नमाज़ पढ़ता है कि नहीं? रमज़ान में आप सीआईडी लगाएंगे कि देखिए ये गुस्ल खाने में जाके पानी तो नहीं पीता है, रोज़ा रखता है कि नहीं रखता है? कैसे आप तय करेंगे कि ये बाअमल मुसलमान है? समझिए इसको। ये कैद इसलिए लगाई गई कि कल जब आप जाएंगे कि मुझे मस्जिद के लिए ज़मीन देनी है, कलेक्टर कहेगा साबित कीजिए कि आप 5 साल के बाअमल मुसलमान हैं, और वो बेचारा परेशान
कलेक्टर कह देगा ये 5 साल का बाअमल मुसलमान नहीं है, वक्फ नहीं कर सकता है। मस्जिद की राह रुक गई, मदरसे की राह रुक गई। अजीब बात है, आप कह रहे हैं बाअमल मुसलमान और कोई तारीफ नहीं। पता नहीं कैसे लोगों के मशवरे से ये कानून बनाया गया है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तरफ कह रहे हैं गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, इसी कानून में है गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता। फिर आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में 11 में से 7 लोग गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। वक्फ सेंट्रल काउंसिल में 21 में से तकरीबन 13 गैर मुस्लिम मेंबर होंगे। वाह भाई वाह। 1995 का कानून था, उसमें गैर मुस्लिम वक्फ कर सकता था, और जितनी ज़मीनें दी हैं गैर मुस्लिम राजाओं ने, वो सब वक्फ की ज़मीनें वक्फ मानी गई। इस कानून के नाफिज होने के बाद वो सारी वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ के ज़ुमरे से निकल जाएगी और आइंदा कोई गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा। और 1-2 नहीं, 7-7। अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ आप वो कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं। पता नहीं किन के मशवरे से बनाया गया है। वैसे हमारे जो हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, आप लोग भी सब जानते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि पहले बीए करते हैं फिर मैट्रिक पास करते हैं, तो इसलिए हो सकता है। आप लोग बहुत देर से खुश्क बातें सुन रहे हैं, और ऐसा तो एक दिलचस्प बात भी सुना देता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि बूझ बुझक्कड़ से मशवरा करके बनाया गया है। बूझ बुझक्कड़ क्या है वो सुन लीजिए। एक साहब थे, गांव में रहते थे, और वो अंधों में काना राजा थे। गांव वाले सब भोले भाले, ये थोड़े समझदार। एक दिन ऐसा हुआ कि हाथी गुजर गया गांव से, रात के वक्त गुजरा, और वो हाथी जानते नहीं थे गांव वाले। अब जो हाथी के नुकूश कदम सुबह देखे, सब हैरान। लोगों ने बूझ बुझक्कड़ साहब को बुलाया कि अरे ज़रा बताइए यहाँ से कौन गुजरा है, इतने बड़े बड़े पैर के निशान हैं। तो उन्होंने बहुत गौर व खौज किया, शायद इस्तिखारा भी फरमाया हो। उसके बाद कहने लगे कि ऐसा मालूम होता है कि किसी हरन के पैर में चक्की फंस गई थी और वो चक्की लेकर गुजर गया है, तो उसी के निशान कदम है। फिर वो बेचारा थोड़ी देर में मुस्कुराने लगा, फिर रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि आप पहले मुस्कुराए फिर रोने लगे, क्या बात है? तो वो बेचारा कहने लगा बूझ बुझक्कड़ कि मैं इस बात पर हंसा कि देखो इतना मुश्किल मसला था, मैंने चुटकियों में हल कर दिया। और रोना इस पर आया कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे इतने मुश्किल मसले कौन हल किया करेगा। तो रोना इस पे आया। ये हैं हमारे हजरात। आप बताइए कि एक तरफ आप कानून में एक बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात, फिर मज़हब की बुनियाद पर आप तफरीक कर रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई मुसलमान मेंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। सिखों के औकाफ में कोई मुसलमान मेंबर होगा या किसी दूसरे मज़हब का, वहाँ नहीं, लेकिन यहाँ आप लाना चाह रहे हैं और कानूनी एतबार से आप उसको मजबूती देना चाह रहे हैं। क्यों? समझिए इसको भी। कई निशाने लगाए जा रहे हैं और उनमें से एक निशाना ये भी है कि मज़ीद दूरियां पैदा की जाएं, मज़ीद फासले पैदा किए जाएं, लोगों को एक दूसरे से बेजार किया जाए, नफ़रत की आबियारी की जाए। कहने वाले ने कहा था, यकीन हो न हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये जो फासले बढ़ाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे के मुकाबिल लाकर खड़ा किया जाए, इससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख ईसाई भाई सब हमारे अपने हैं और हम सबको एकजुट होकर जीना चाहिए। ये मुल्क सबका है और सबको एक साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तब ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। कोई फासला ना हो, कोई दूरी ना हो, कोई नफरत ना हो। नफरत खानदानों को भी तोड़ती है और मुल्कों को भी तोड़ दिया करती है। हमें मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए। ये बात हम सबको पूरी क़ुव्वत से कहनी चाहिए कि वक्फ जायदादों के नाम पर तफरीक पैदा की जा रही है। एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ
चूँकि यहाँ हमारे शेख आसिफ साहब भी हैं, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब भी हैं, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम व इंसराम किया है, और माशाअल्लाह यहाँ जंगल में मंगल का समा है और बड़े अहम लोग आए हुए हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ आप हजरात ने इन 5 अज़ला के लोगों को बुलाया है, ये एक अच्छी कामयाब कोशिश है, लेकिन मसला हमारी पूरी रियासत का है। और आपसी मशवरे से कम हम माहिरीन क़ानून और वकला का एक ऐसा ग्रुप तश्कील दें, एक ऐसी जमात बनाएं कि जहाँ कहीं किसी मस्जिद या मदरसे पर कोई आँच आए, कोई क़ानूनी मसला हो, वो रुजू करें, और वो वकला उसमें क़ानूनी मालूमात भी फ़राहम करें, और अगर मुमकिन हो तो केस भी लड़ें। बहुत मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इलाक़ाई मसला सिर्फ़ इस वजह से पेचीदा हो जा रहा है कि वहाँ के लोग क़ानूनी मालूमात नहीं रखते या उनके अंदर जज्बा नहीं है। अगर आपकी तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा, एक अखलाक़ी मदद मिलेगी, मालूमात की शक्ल में उनको अगर थोड़ी सी मजबूती फ़राहम की जाएगी, तो बहुत से मसाइल इंशाअल्लाह बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सिर्फ 5 अज़ला नहीं, रियासती सतह पर एक फ़ैसला कीजिए। कोई एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दीजिए कि इस हेल्पलाइन नंबर से रब्ता कीजिए, अपना मसला बताइए, हम आपको जवाब देंगे। और ऐसा नहीं है कि सब काम आपके सुपुर्द है, हम लोगों की जहाँ मदद की ज़रूरत पड़े हम इंशाअल्लाह हाज़िर हैं। ये आपका मसला नहीं है, ये पूरी मिल्लत का मसला है, ये हमारी पूरी रियासत, हमारे पूरे मुल्क का मसला है। और हम सबको इस वक्त सियासी, जमाती, मसलकी, ज़ात पात और बिरादरी की तमाम तफरीक से ऊपर उठकर मिल्लत वाहिदा बनकर इस दुश्वारी का मुकाबला करना चाहिए, और ये पैगाम देना चाहिए कि हमारी आपस की जो दूरी है वो किसी बुनियाद पर हो, चाहे वो बाकी रहे या ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह के नाम पर और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक निस्बत पर हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। ये पैगाम हम सबको मजबूती से देना चाहिए। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऐसा निज़ाम बने कि हम पूरी रियासत के लोगों को हौसला दे सकें, क़ुव्वत फ़राहम कर सकें, कानूनी मदद भी दे सकें, अखलाक़ी मदद भी दे सकें, और जहाँ ज़रूरत पड़े, अगर हालात नाजुक हो तो हम जाएं और हम वहाँ के मुसलमानों के आगे खड़े हों और कहें कि अगर ख़तरा आया है, कोई मुश्किल आई है, तो पहले उसका निशाना हम बनेंगे, बाद में आपकी नौबत आएगी। इस जज्बे के साथ अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई दुश्वारी नहीं रहेगी। नूर की ये किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब शेख आसिफ साहब का और जनाब मुस्तकीम साहब का और जनाब अकरमुल जब्बार साहब, अब्दुल करीम सालार साहब और माशाअल्लाह पूरी जमात यहाँ दानिश्वरान कौम व मिल्लत की जमा है। इन सब हजरात ने ये बरमहल बर वक्त इक़दाम किया है और अल्लाह ने चाहा तो ये सदा बसहरा नहीं होगी, दूर तक पहुँचेगी, देर तक गूंजेगी इंशाअल्लाह। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी साहब। एक ऐलान तायद आई है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मैक्स स्टेप्स फाउंडेशन की जानिब से भरपूर तायद व हिमायत। एक ऐलान ये है कि अब बस सिर्फ 2 मुकर्रिर बचे हैं। अभी मैं आपके सामने एक मुकर्रिर को पेश करूँगा, उसके बाद ओपन सेशन होगा कुछ वक्त के लिए, और फिर उसके बाद हमारे सदर मौसू आसिफ शेख रशीद साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। हाज़रीन, आइए हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी साहब के बाद अब उस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो आज की इस कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर हैं।
मेरी मुराद है आल जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब से इन अशार से मौसूफ का आवाज दे रहा हूं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। इस सफर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आली जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब का इस्तकबाल करें। आज की कॉन्फ्रेंस के सदर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख रशीद साहब, हमारे बैलून शहर और मालेगांव शहर के तमाम ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। ये पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस मैं देख रहा हूं कि 5 घंटे के ऊपर हो गया है और लोग बैठे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट की एक टीम थी, उनके सामने आज मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से ही बैठा था। बहुत सारी मालूमात मिली वक्फ के ताल्लुक से, जन्म दाखिले का मामला जो चल रहा है, मस्जिद मदरसे के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से। इस तरह की मालूमात की जरूरत क्यों थी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाने की जरूरत हमको क्यों पड़ी। किरीट सुमैया बीजेपी के, उन्होंने सबसे पहले मालेगांव पर इल्जाम लगाया कि यहाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, और फौरन एसआईटी सरकार ने बैठा दी। हम अलग अलग सियासी पार्टी के लोग हैं, मगर पहली जरूरत हमको ये लगी कि इत्तेहाद की आज जरूरत है। हमने कई पार्टियों को लिया और इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया। 5 महीने से वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे शहर में 3414 दाखिले तहसीलदार के ऑर्डर पर निकले। एसआईटी उसकी इंक्वायरी कर रही है। करीब करीब 50 लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें आरोपी बनाया गया। कई ख्वातीन हैं, कई सरकारी कारपोरेशन के काम करने वाले हैं, तहसील के काम करने वाले हैं, आम गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये भी देखे कि उसके बाद किरीट सुमैया कई शहरों में गए और सारे हालात देखने के बाद ये लगा कि हमें आसपास के लोगों की भी मदद करने की जरूरत है, कानूनी तौर पर ताकत देने की जरूरत है। क्योंकि जब कुछ आफत आती है और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी कौम में मायूसी नजर आने लगती है। वो मायूसी खत्म हो और ताकत के साथ हम इत्तेहाद के साथ रहें। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी 2 महीने से चल रही है। हमारे खुद करीब के बहुत से लोग बोले कि आने वाला वक्त इलेक्शन का है, कारपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, आप सब इसमें लगे हुए हो। नंदुरबार के लोग आके वोट नहीं देने वाले तुमको, नासिक के लोग वोट नहीं देने वाले, क्या फायदा होगा। मगर यहाँ फायदा हमारा सियासी क्या होगा ये सवाल नहीं था, यहाँ मिल्लत को क्या फायदा होगा, कौम को क्या फायदा होगा, ये एक नंबर पर हमने रखा। क्योंकि इसमें 2 महीने की तैयारी, एक्सपर्ट कौन रहेंगे वो समझना, लोगों तक पहुंचना, मेन पावर लगाना, तो हमने इलेक्शन को सामने नहीं रखा। हमारे लिए सबसे पहली तरजीह ये थी कि इन लोगों की मदद कैसे की जाए और किस तरह की जाए। ये तो आज पहला मरहला है कनेक्टिविटी का। आज हम कनेक्ट हुए हैं और इंशाअल्लाह ये कनेक्टिविटी हम आप लोगों के साथ कायम रखेंगे। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मायूस नहीं होना है, ताकत के साथ मुकाबला करना है। आज ही मैं एक बयान पढ़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि उन्होंने इटली में ये कहा कि हिंदुस्तान की सरकारें खुद जज है, खुद जुडिशियरी है और खुद ही जल्लाद का काम कर रही हैं। बिल्कुल सच बात है, मगर सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये तीनों चीजें, सरकार खुद जज बनी हुई है,
सरकार ही जुडिशियरी का भी काम कर रही है और सरकार ही सजा भी देना चाहती है। यही मुसलमानों के साथ आज हो रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई का ये बयान, और इससे पहले नवंबर में जस्टिस बी.आर. गवई का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, बुलडोजर की सियासत या बुलडोजर जब किसी के मकान पर चलता है, कहीं दरगाह पर चलता है, मस्जिद की खबर आती है तो दर्द होता है। वो नागपुर में भी चलता है तो दर्द होता है, और दर्द के साथ मायूसी भी होती है कि क्या हो रहा है। किसी को किसी भी मामले में आरोपी बना देना, उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चला देना, ये घर बनाना, और घर जो है इंसान का सब कुछ है, उसको तोड़ देना, पूरा खानदान पूरा परिवार सड़क पर आ जाए, ऐसे हालात पैदा कर देना। जब जस्टिस बी.आर. गवई ने जजमेंट दिया तो जजमेंट का पहला शेर उनका था कि अपना घर हो, अपना आंगन हो। इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। उसके बाद उन्होंने 95 पेज का पूरा जजमेंट दिया। हमें यह भी पता है कि ये ऑर्डर होने के बाद भी मकानात तोड़े गए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि कानून भी ये है कि अगर किसी के मकान, दरगाह, मस्जिद का कोई मसला है तो उसको ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ ही किया जा सकता है। तुम 1 दिन या 2 दिन की नोटिस पे उसका मकान नहीं तोड़ सकते, कम से कम 15 दिन की नोटिस उसको देना पड़ेगी ताकि वो अपने कागजात या उसके जो भी मामला है वो ला कर दे सके। अगर ऐसा कोई भी मसला आता है आपके शहर में या आसपास महाराष्ट्र में कहीं भी, अगर वो हमसे राब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी कानूनी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने मालेगांव शहर में एक किला झोपड़पट्टी थी, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी कि उस झोपड़पट्टी को किसी भी सूरत में तोड़ना है। हमने कानून का सहारा लिया और पूरी झोपड़पट्टी को बचाया, स्टे लिया। 2 जुलाई तक स्टे है, 2 जुलाई को उसमें आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी होगा, मगर लड़ाई लड़ रहे हैं, खामोश नहीं बैठ गए, मायूस नहीं हुए। बहुत ताकत से सरकार के लोग और प्रशासन उस झोपड़पट्टी को तोड़ना चाहता था, मगर हमने कोशिश की उसको बचाने की और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि मैं जो बोला कि सरकार खुद, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बोलना है कि सरकार खुद जल्लाद का काम कर रही है, खुद सजा देने का काम कर रही है, तो ये बात मुसलमानों के ऊपर ही लागू होती है, बाकी किसी के साथ सरकार ऐसा काम नहीं करती। इसलिए आज हमें इत्तेहाद के साथ मिलकर इन सब मसाइल का कानूनी तौर पर हल निकालने की जरूरत है। जहां आपको आसिफ शेख साहब, मैं या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान की जहां जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हाई कोर्ट जाने की बात होगी, वहां तक भी सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात होगी, वहां तक भी हम आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप मायूस कतई ना हो। जुडिशियरी आज भी ऐसा नहीं है, कभी कभी ये लगता है कि अदालतें नाराजगी तो बताती हैं, मगर जिस सख्ती से फैसला करना चाहिए, जिस तरह सख्ती करना चाहिए, वैसी सख्ती नहीं करती, ऐसा भी लगता है। मगर मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज भी अदालतों में ऐसे जजेस, ऐसे बेंच हैं जो ईमानदारी से कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। हमें सिर्फ कानूनी समझ चाहिए, सही लाइन चाहिए काम करने की, और इंशाअल्लाह वो लाइन हम आपको देंगे। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि 5 महीनों से, यानी मैं सिर्फ ये एक मिसाल दे रहा हूं एक आदमी की, कि सरकार किस तरह से तकलीफ मालेगांव शहर को दे रही है। अगर ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो आज मैं गारंटी से बोलता हूं कि मालेगांव शहर के कई 100 लोग जेल में होते। हमने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से मदद की जाए,
हमारी लीगल टीम, एडवोकेट अजीम खान है, एडवोकेट आरिफ है, एडवोकेट तौसीफ है, और भी कई वकीला की टीम हमने बनाई जो मुसलसल मदद करने की कोशिश कर रही है। एक मामला मालेगांव शहर में ऐसा हुआ कि 3314 तहसीलदार से आदेश आए। उसमें किरण समैया जी आए और तहसील ऑफिस से 1044 आदेश बोल दिए गए कि ये साइन ही तहसीलदार की नहीं है, सिक्का ही तहसीलदार का नहीं है। उस पर प्रेशर बनाकर एक एफआईआर दाखिल कर दी। हमने ही कोशिश की कि आम लोगों को उसमें परेशानी ना हो। एक डॉक्टर नासिर हुसैन चौधरी, एमबीबीएस डॉक्टर, मालेगांव ग्रामीण में 2020 से 2022 तक काम किए। उन्होंने 2 जन्म दाखिले उनके बच्चों के आदेश पर बनाए। उनको वो नागपुर में उनका ट्रांसफर हुआ। वहां से एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंसान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला। उनके एक बच्चे का 4 जुलाई 2024 को 1139 जावक क्रमांक तहसीलदार बोलता है कि ये हमारा है। 4 जुलाई 2024 का जावक क्रमांक 1140 तहसीलदार बोलता है कि इस पे हमारी साइन, ये बोगस बनाए। वो डॉक्टर यूपी चले गए, शिफ्ट हो गए। वो वहां से आए, मैं बाहर था, मुझे फोन किए तो मेरी फोन पे ही उनसे बात हो पाई थी। उनसे ये पूछा गया कि तुमने ये बोगस कागज बनाए हो। एक सरकार का एमबीबीएस डॉक्टर जिसने अपनी सर्विस अलग अलग जगह पर दी हुई है, सिर्फ मुसलमान है, वो बोगस कागज बनाएगा? ऐसा मुमकिन है? एक बच्चे का उसी तारीख को बोलते हो कि सही है, दूसरे बच्चों का बोलते हो गलत है। तुम्हारा तहसीलदार चोर है, उसकी गलती की सजा तुम दूसरे को दे रहे हो। इस तरीके के हालात मालेगांव शहर में है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पूरी कोशिश कर रही है कि हर तरीके से उनको कानूनी तौर पर मदद करें। आगे हम भी 22 तारीख के प्रोग्राम में थे। अब अगर हमें जमहूरी एहतजाज करने की जरूरत पड़ेगी तो अब हम जमहूरी एहतजाज की तरफ भी जाएंगे। आप अलग अलग हिस्से से सब लोग आए हैं। बहुत से लोगों ने कहा आने वाला वक्त पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का है। ये कोई इलेक्शन के सवाल पर बात नहीं है। आप किसी के भी साथ रहिए, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि सारी कार्रवाई, वो प्रांत ऑफिस हो, पुलिस हो, आखिरी में बुनियादी तौर पर कारपोरेशन, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटी से ही नोटिसें आती हैं। तो आप वहां पर अपने अपने एरिया में देखिए कौन लोग मालूमात है, किसको कानूनी समझ है, कौन तहसील ऑफिस, कारपोरेशन यहाँ की समझ रखता है, ऐसे लोगों को निकालिए। आपको तकलीफ भी सियासी ताकत के बलबूते पे दी जा रही है, तो आपको भी सियासी ताकत अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में बनाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है जिन्हें कुछ समझता है। मैं आए हुए तमाम ही मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आपसे वादा करते हैं कि ये पहला मरहला है। इंशाअल्लाह ये कनेक्शन हम आपके साथ कायम रखेंगे। आपकी किसी भी मुसीबत में, किसी भी तकलीफ में आप कतई मायूस ना होइए। आप हमसे राब्ता करिए, हम आपके लिए निकलेगा। सफर जब खत्म होगा हर मुसाफिर तंग निकलेगा। मुझे अपनी इसी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही किस रंग निकलेगा। आसिफ शेख रशीद साहब का माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस मंच पे तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदारान। वक्त 20 मिनट बचा हुआ है 10 बजने में, इसके लिए मैं नाम नहीं देता हूं, माजरत चाहता हूं तमाम लोगों से। तमाम जिम्मेदारान
और मेरे सामने तशरीफ फरमा अहमदनगर, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव से आए हुए अलग अलग तालुका, अलग अलग देहात, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तमाम ही हमारे मेहमान और तमाम ही मेरे मीडिया के साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आज की कॉन्फ्रेंस में 4 बजे से मुसलसल जो हमारे स्पीकर हैं अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग मसाइल के ऊपर अपना वक्त दिया, आपको मुकम्मल मालूमात दी और अपना वक्त निकालकर पूना, मुंबई, औरंगाबाद, जलगांव, अहमदनगर, तमाम ही अलग अलग इलाकों से यहां पर आए, अपना वक्त दिया। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम ही मेरे सामने मौजूद जो 5 जिले से आप लोग आए, अपना वक्त, अपना माल लगाकर आप लोग यहां पर आए और मुसलसल 6 घंटे से आप लोग यहां पर बैठे हैं। मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, अहलिया या मालेगांव शहर की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही हमारे अराकीन जो तकरीबन 1.5 महीने से इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की और दावतनामा लेकर अलग अलग जिले में गए, अलग अलग तालुके में गए, अलग अलग देहात में गए और मेहनत की, मैं उन तमाम ही साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, तमाम ही मुकर्रिर हजरात ने आपको मुकम्मल और तफसील बात आपके सामने रखी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग, हमको नहीं लगता था, मुझको 5 बजे तक भी नहीं लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। आप लोग इतने बेदार होंगे, लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग जो बेदार हुए हैं, आपको वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, काला कानून आया है, आप उसको समझ चुके हैं, इसलिए आप बेदार हैं, आपको फिक्र है। और आज हम यहां पर सर जड़ पर बैठे, आप लोगों को मालूमात दी गई, आप लोग यहां से मालूमात लेकर जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। हमारे कई साथियों ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये आज कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा। मैं हम तमाम ही जिम्मेदारान को भी यकीन दिलाता हूं, आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूं कि यहां से जाने के बाद, चाहे वो 5 जिले के हो आप लोग, या महाराष्ट्र के जिन लोगों के मस्जिद के मसाइल हो, मदरसे का मसला हो, दरगाह का हो, खानका का हो, कब्रस्तान का हो, ईदगाह का हो, या वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी का मसला हो, अगर आपको लगता है कि हमारी मदद लेना है, तो आप आधी रात को हम लोगों को याद करो, हम आपके साना बताना, आपके मसाइल हल करने के लिए आपके गांव तक, आपके शहर तक इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। ये यकीन हम लोग आप दिलाएं। मुझे पता है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जब आप लोग जाते हैं, सब थक चुके हैं, कई यहां पर बैठे कई साथी होंगे
सिर्फ वहां जाना है, तारीख लेना है, आना है, कोई काम वहां पर नहीं होता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, और आप लोगों से जो काम आप नहीं ले सकते हो वो काम हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ये बात आप नोट कर, जरूरत पड़ने की तो हमारा काम अगर अंदर के ऑफिस में नहीं हुआ तो हम गेट पे बैठ जाने वाले हो, हम तो ऐसे लोग। तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोग जो भी काम लाएंगे हम आपके साथ आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग ये लड़ाई को आगे तक इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे आप लोगों के लिए, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं। आज मुझको ये मंच मिला, मुझे कुछ चंद बातें बोलना। आज मैं यहां कोई सियासी हैसियत से नहीं खड़ा हूं, यहां अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मैं एक एमएलए रह चुका हूं 5 साल, मेरा अपना तजुर्बा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 2014 से 2019 तक मैं एमएलए, उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, और उस वक्त भी मुसलमानों के मसाइल असेंबली के अंदर उठाने का काम मैंने किया। ये महाराष्ट्र जानता है, मेरा शहर जानता है। और उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं कि वक्फ के ताल्लुक से मैंने असेंबली के अंदर सवाल रिकॉर्ड पर मौजूद है। उस वक्त एकनाथ खड़से साहब माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, बीजेपी की हुकूमत, कोई भी मुस्लिम एमएलए, कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर उस सरकार में नहीं था। उस वक्त मैंने सवाल किया कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एकड़ है। जवाब आया था, और एकनाथ खड़से साहब ने असेंबली हाउस के अंदर खड़े रहकर कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन अंदाज 1 लाख एकड़ मुसलमानों की है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। ये जवाब माइनॉरिटी मिनिस्टर को दिया। दूसरा सवाल मेरा था कि अतिक्रमण कितने पे हुआ है, तो दूसरा सवाल का जवाब यह था कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर अतिक्रमण इस महाराष्ट्र के अंदर। ये रिकॉर्ड की मैं बात बोल रहा हूं, जो महाराष्ट्र की असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसके बाद हमने सब बहस हुई, हमने कहा ये अतिक्रमण कब निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम एक वक्फ बोर्ड को फंड देंगे, अधिकारी देंगे, अतिक्रमण निकालेंगे। बातें तो बहुत होती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उस पर अमल नहीं होता। माफ करना, मैं कुछ बातें बोलूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई है कि पिछले 5 साल जो हुकूमत थी, अलग अलग पार्टियों ने हुकूमतें की, मैंने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर माहिती अधिकार लगाया, मैंने खुद। और बाबा सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी आदमी लगाकर लगाया। हमारी बातचीत हुई मुंबई में, और हमने सवाल पूछा, माहिती अधिकार लगाया कि इन 5 सालों के अंदर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने कितने ठहराव मंजूर किए, कितनी तजवीज मंजूर किए, कितनी जमीनें छोड़ी है और कितनी जमीनें नहीं छोड़ी। आज तक कोई जवाब नहीं आया, आज तक माहिती अधिकार का जवाब नहीं आता। लेकिन मुंबई के एक बड़े उद्योगपति को, मशहूर उद्योगपति को जमीन छोड़ दी जाती है, ऐसी तजवीज पास कर दी जाती है। सवाल यह है
कायदा तो अभी बना, मरकजी हुकूमत ने कानून तो अभी बनाए, लेकिन उस वक्त वक्फ बोर्ड था, कायदा नहीं बना था। मिनिस्टर मुसलमान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुसलमान, वक्फ बोर्ड सीओ मुसलमान, वक्फ बोर्ड के तमाम ही मेंबरान मुसलमान, एमपी भी मुसलमान मेंबरान रहते हैं, एमएलए भी रहते हैं, और अलग अलग कैटेगरी के, कोई हिंदू नहीं। फिर क्या वजह है कि उस वक्त भी एक उद्योगपतियों को पति को करोड़ों की जमीन छोड़ दी गई मुसलमानों, और ना जाने महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कितनी जमीनें तजवीज पास करके छोड़ दी गई, कोई सवाल करने वाला नहीं है, और अगर कोई सवाल करता भी है, मालूमात मांगता भी है, तो उसको जवाब नहीं मिलता। मैं आज कुछ देर के लिए, मैं सियासी नहीं हूं, मैं ऐसे एक मुसलमान, आप भी सोचिए कि हर पार्टी उस वक्त की बॉडी में महाराष्ट्र की ऐसी कोई भी पार्टी बची हुई नहीं थी जिनका वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर नहीं था, ऐसा नहीं था। हर पार्टी के मेंबर, हर पार्टी के चेयरमैन, अपोजिशन का भी और रूलिंग का भी, एक हमाम में सब नंगे, उसके बावजूद भी तजवीज पास हो जाती और मुसलमानों को धोखा मिलता। तो ठीक है, स्टेज लगते तो अलग अलग बातें होती, दुआई दी जाती मुसलमानों की, एक अलग बात है, लेकिन मुसलमानों को धोखे में रखा जाता है। मैं सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको धोखे में नहीं आना है। अब तो कायदा बदल गया, कायदा बदल गया। आज हम यह सर जोड़कर बैठे किसके लिए? इसीलिए कि मरकजी हुकूमत ने नया कानून बना दिया वक्फ बोर्ड का, इसीलिए बैठे ना। अब हमको, अगर हम बेदार नहीं हुए, मैं साफ तौर पर बोलना चाहूंगा, हो सकता थोड़ी कड़वी हो, एक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए कई दिन की तहरीक थी, कई दिन की तहरीक थी। एक बाबरी मस्जिद के ऊपर कई बरसों तक सियासत की गई, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया, लेकिन फिरका परस्त तंजीमों ने, फिरका परस्त पार्टियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आज हमको गम है, आज भी गम है, आज भी दुख है। ये कायदा जो आया है, ये कानून जो आया वक्फ बोर्ड का, कुछ बातें मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता हूं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको बताया गया, वो बात को आपको नोट करना है, नोट। मैं बार बार बोलता हूं कि हम सियासी भी है, वर्कर है, समाजी कार्यकर्ता है, हमको समझता है कि कॉर्पोरेशन में क्या चलता है, कैसे मंजूरी ली जाती है। आज मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि यहां बैठे हुए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मुल्कों के अंदर हम लोग पेपर के अंदर बहुत कमजोर है। मैं ढके छुपे अंदाज में बोल रहा हूं, पेपर हमको तैयार करना है, उसके लिए मेहनत करना है। अगर हम मस्जिद के ट्रस्ट बनकर बैठे हैं, अगर हम मदरसे के ट्रस्ट बनकर बैठे हैं, या मजहबी मुकामात के हम ट्रस्ट बनकर बैठे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि अपना वक्त निकालकर पेपर जमा करिए। कानून के दायरे में आना पड़ेगा, पेपर मजबूत करना पड़ेगा, और इसीलिए आज की कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। अगर आप वक्त नहीं दे सकते, माफी के साथ बोलता हूं, तो किसी नौजवानों को आगे लाइए, उनको ट्रस्ट बनाइए और उनको खोलिए कि आप आगे आकर रहिए। वक्त दीजिए, जब जाकर ये मसला हल होगा, जब जाकर ये मसला हल होगा। और नहीं तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए, हिसाब होगा।
हमको भी हिसाब देना है। अल्लाह ना करे कि बुलडोजर की सियासत, मौलाना उमराई साहब ने कहा कि यूपी में क्या हुआ, इस महाराष्ट्र के अंदर आ गया। आज बेदार होने की जरूरत है। यहां से जाने के बाद मीटिंगें लीजिए आप मस्जिद में, मीटिंग लेने के बाद अपने पेपर निकालिए, कहां हम कमजोर हैं, कहां हमारी जरूरत लगी, कहां ये हमारे मंच में बैठे हुए सब माहिर हैं, इनसे फोन करिए, राब्ता करिए, मालूमात कीजिए। हम वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह के वास्ते हम लोगों को खुशफहमी में नहीं रहना है। हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जब जाकर हमारी मस्जिदें बचेगी, हमारा मदरसा बचेगा, हमारी खानकाहें बचेगी, हमारी दरगाहें बचेगी, ईदगाह और कब्रिस्तान बचेगी और हमारी प्रॉपर्टी बचेगी। जाने जो बड़ी 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन खुली होगी तो ठीक है, वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज हमको ये लड़ाई जरूरी है। आज इनको रोका जाएगा, हर तरीके से रोका जाएगा, बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा बोर्ड हमारे साथ है मुल्क में, अलग अलग दीनी तंजीमें हमारी सरपरस्ती कर रही है। हम तो छोटे से गांव के वर्कर हैं, जो आज हमने सोचा कि आप लोगों को जोड़े और आप लोगों को सलाह मशवरा करे और कोई रास्ता हम निकाले। सरपरस्त तो बैठे हमारी सरपरस्ती करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर आप अमल करें। ये वक्फ बोर्ड की बात हुई। उसके बाद आपके शहर के अंदर फसादात हो, आपके शहर के अंदर लाउड स्पीकर अजान का मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, लोकल बॉडीज के कैसे परमिशन हासिल करना, टाउन प्लानिंग के कैसे परमिशन हासिल करना। ये बात बिल्कुल सच है जो हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि अगर आप मस्जिद के नाम की फाइल अगर दाखिल करोगे कि हमको बाहनकाम परमिशन मस्जिद बनाने के लिए दो, तो वो नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। 2004 के बाद 4 से लेकर 14 तक एक जीआर निकला होम डिपार्टमेंट में, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह या अलग अलग धार्मिक स्थल, अलग अलग समाज के लोगों का अगर परमिशन उस नाम से मस्जिद मंदिर के नाम से चाहिए तो हुकूमत महाराष्ट्र गृह डिपार्टमेंट की मंजूरी जरूरी है। और उसकी प्रोसीजर इतनी हार्ड है कि गली से लेकर मुंबई तक फाइल दौड़ाना है, कलेक्टर वाया विभागीय आयुक्त, तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और वो मंजूरी देंगे तो ही नगर पालिका रिटर्न प्रपोजल आएगा और रिटर्न उसके बाद ही मंजूरी मिलेगी। तो अब बताइए, हम आप खुद सोचिए कि नहीं मिल पाएगा तो इसके लिए क्या हिकमत इमली हो सकती है, वो भी हम लोगों को सोचना है, समझना है। और आपके शहर के जो भी मसाइल है उसके लिए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को जब भी आप आवाज देंगे, हम सियासत से ऊपर उठकर आप लोगों के काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों और साथियों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्द भूल जाते हैं क्या हुआ 2014 के बाद से, क्या क्या हुआ इस देश के अंदर, ये आप लोग समझ लीजिए। ट्रिपल तलाक का बिल आया, ट्रिपल तलाक का बिल आया, कानून लागू हो गया। उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तहरीक चलाई, सुप्रीम कोर्ट गए, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पर ट्रिपल तलाक का कानून लागू हो गया। ये काला कानून बना,
हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत की गई, इंटरफेयर किया गया। उसके बाद एनआरसी आया, CAA आया। उसके बाद भी हम लोग रास्ते पर कई शाहीन बाग पड़े, मुल्क में अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर एनआरसी की भी तहरीक चली। उसके बाद एनआरसी लागू हो गया। उसके बाद ही हम लोगों ने घबराकर, जज्बात में, सियासी लोगों से कांटेक्ट नहीं करते हुए एजेंट मार्फत पूरे मुल्क के अंदर या मालेगांव हो, जन्म दाखिला जरूरी है, जन्म दाखिला जरूरी है, बनाना शुरू कर दिया एजेंट के भरोसे। आज सजा हम भुगत रहे। ये काला कानून बना। अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, काला कानून बना। सामान्य नागरिक आया है, उसका ड्रॉप वगैरह तैयार हुआ, बाद में कुछ पेंडिंग चल रहा है। वक्त वक्त के ऊपर धमकियां मिलती है हमको केंद्र सरकार से, क्या हाल में लागू करेंगे, ये कायदा आ जाएगा। और मैं आज कि तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में, इस मीडिया की मौजूदगी में आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं। हमने हर काले कानून से लड़ा और लड़ते रहेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर भारत सरकार अगर जनगणना करा रही है, भारत सरकार ये साल से जनगणना शुरू कर रही है और जातीय न्याय जनगणना कर रही है, मेरी बात नोट करके जाओ, 5 जिले के लोग हैं इसलिए मौका मिला बोल रहा हूं। जातीय न्याय जनगणना करेगी, यानी जो जनगणना अब इस देश के अंदर होगी उसके अंदर एक कॉलम ये भी होगा अपना जात का, अपना मजहब का, ये भी होगा। अब हो सकता है वो जातीय न्याय जनगणना जब होगी तो कौन लोग करते हैं, कौन अपने घर तक आते हैं, या ग्राम पंचायत के लोग आएंगे, या जिला परिषद के लोग आएंगे, या स्कूल के टीचर आएंगे, या गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे, या कोई एजेंसी के लोग आएंगे। आमतौर पर हमको समझता नहीं, आमतौर पर समझता नहीं कि फॉर्म कैसे भरना। वो आएगा, बैठेगा, कितने आदमी है, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जात क्या है, सब पूछेगा। आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोग 4 का नाम बताएंगे, 2 का नहीं, 1 का नाम बताएंगे, 4 का नहीं, मालूमात कम देंगे। डाटा जब चला जाएगा और हो सकता है उसके बाद ये नया फितना लाए और उसके बाद फिर एनआरसी लागू करे। इसके लिए आज से बेदार होने की जरूरत है। जब वो जातीय न्याय जनगणना आएगी तो एक बेदारी मुहिम चलाना है, नौजवानों की फौज खड़ा करना है गांव गांव में, देहात के अंदर, शहर शहर के अंदर, और हमारे मुसलमानों की मदद करना पड़ेगी, मदद। और उसके बाद अगर हमने 100% इसके अंदर कामयाबी हासिल कर लिए, मैं मौलाना उमरैन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग अलग दीनी तंजीमें की भी जिम्मेदारान है, वो अपने अपने प्लेटफार्म से पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक अभी से चलाए और एक टेप इस देश के अंदर अब ये बात हो ही जाए कि कौन से धर्म के कितने लोग हैं। कम से कम हमको 2 नंबर का सही वंट तो कर देंगे बोलना, कम से कम इतना तो होगा जो 2 नंबर का सही हमको साबित करने की कोशिश आज की सरकारें करती है, कम से कम वो बंद हो जाएगा और कौन कितने करोड़ है इस देश के अंदर ये साबित हो जाएगा और हमारी भी आंख खुल जाएंगी, हमारी भी सियासी बेदारी आ जाएंगी। हम ये सच फैसले कर सकते हैं सियासी कि कौन सी हुकूमत को बैठाना है और कौन सी हुकूमत को गिराना है, ये फैसला हम करते हैं।
लेकिन उसके लिए अगर शेख आसिफ यहाँ भाषण करके अगर आपको मशवरा दे रहा है तो ऐसा चलेगा नहीं। शेख आसिफ को भी इसकी शुरुआत अपने घर से करना पड़ेगी और खुद निकलना पड़ेगा जब ये काम होगा। इसकी तैयारी आप आइंदा रखो, तैयारी आप लोगों को रखना पड़ेगा, जब जाकर हम हमारी कौम को हम बेदार कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। और हम तो मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं, रोज एक नई मुसीबत हमारे शहर पर आती है, मुसलमानों पे आती है। हमको तो आदत हो गई है, हमको आदत हो गई है। लेकिन 5 जिला, छोटे छोटे देहात, छोटे छोटे गांव, डरना नहीं है किसी से, मायूस होने की जरूरत नहीं। ये बीजेपी और आरएसएस हमारा कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मैं बोल रहा फिरका परस्त हुकूमत ही नहीं कर पाएगी। सिर्फ हमको कानून का सहारा लेकर चलना है। एक लीगल सेल मजबूत अगर हमने कर लिया तो हम हर लड़ाई से कानून के दायरे के अंदर रहकर ये बीजेपी और आरएसएस से लड़ सकते हैं। मैं जिम्मेदारी से आपको ये बात बोल रहा हूं, हमको तजुर्बा है। और सब ये बीजेपी और आरएसएस की बात सब हिंदू भाई मान लेते, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप वोट परसेंटेज देखेंगे इस देश के अंदर पार्लियामेंट का, तो अपोजिशन को उनसे ज्यादा वोट मिली है। किसने दिया? अरे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने दिया। उनसे इत्तेफाक नहीं है, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं है, ना आरएसएस की, ना बीजेपी से, ना फिरका परस्त तंजीमों की। इस मुल्क के अंदर आज भी सेकुलर जहन रखने वालों की करोड़ों के अंदर तादाद है, वो ज्यादा। बस भाईचारा बनाओ अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाओ। छोटे छोटे प्रोग्राम लो, उनको अपनी खुशी के अंदर शामिल करो, हम उनकी खुशी के अंदर शामिल करो। ये बीजेपी और ये आरएसएस, बस इनके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उस दिन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हमको ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जब जाकर हम लोग कामयाब होंगे। ये लड़ाई अब हमको लड़ना है। अभी आज की बात है, अभी मैं बाहर गया था, 5 महीने के लिए मीडिया के साथियों ने पकड़ लिया, कुछ सवाल कर दिए, बोले कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही। मैंने कहा कि बुलडोजर की सियासत यूपी के अंदर शुरू हुई, नागपुर के अंदर आई, नासिक के अंदर आई, वहां पर किसी का घर तोड़े, यहां पे दरगाह तोड़ दिए। मैंने कहा कि औरंगजेब की दरगाह भी तोड़ने की बात कर दे, उनकी कब्र। एक साथी ने कहा कि आपको कैसे लगते, औरंगजेब को आप कैसा मानते। मैंने कहा पवित्र मान, नेक आदमी थे। मैं अंदर नहीं आया, मराठी चैनल के ऊपर हेडलाइन शुरू हो गई। आज दोबारा बोल रहा हूं कि जो बयान दिया बाहर, उसके ऊपर आज भी कायम है। डरने का क्या, जो है वो है, तो जो है वो है। डरने न सरकारों से डरने का। हम इस देश के अंदर रहते तो संविधान को मानते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। इसके अंदर कोई नहीं। देखो हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर लगा है, कितनी मोहब्बत करते हैं, करते ही नहीं। वही हिंदुस्तान का झंडा। बताओ तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे लगा है क्या? आरएसएस के हेडक्वार्टर पे हिंदुस्तान का झंडा है क्या? नहीं है। तो हम सच्चे हमदर्द, सच्चा मोहब्बत करने वाले इस देश से कोई है तो मुसलमान है। तो किसी से डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप आवाज दो, हम आपके साथ लड़ने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए आज की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये तमाम ही साथियों ने इतनी नेक हमको मशवरे दिए। आप भूले ना, इनके नंबर ले लो, हमारे नंबर ले लो। हो सकता है मैं बिजी इंसान हूं, मेरे साथियों का लेकर जाओ। आपके पास जो दावत देने आए थे उनका लेकर जाइए। आप जाकर उनको नंबर वगैरह लीजिए, जब याद करेंगे हम लड़ेंगे, करेंगे। चाहे वक्फ बोर्ड ऑफिस चलना पड़े, ट्रिब्यूनल के अंदर चलना पड़े,
या हम लोगों को महसूल कलेक्टर के पास चलना पड़े या कॉर्पोरेशन में चलना पड़े, गवर्नमेंट तक, हर लड़ाई लड़ने की हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई सियासत से हटकर एक कौम के लिए, मिल्लत के लिए लड़ना है और इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोग आए, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ जब भी हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए आप लोगों को आवाज देंगे, आप लोग हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आसिफ साहब अपनी बातों में कह रहे थे कि इसी गली की है डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।